हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही पता हो चुका होगा कि हम लोग ने ग्रुप डिस्कशन का एक नया स्टार्ट किए हैं। तो उसमें मतलब हिस्ट्री का ग्रुप डिस्कशन जो है वो पहले हो चुका है और फिर से शुरू कर रहे हैं, यानी कि और जो बाकी था जो किए हैं उसके बाद फिर करने जा रहे हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मोहनजोदड़ो से। तो इसकी खुदाई सन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की, यानी कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने कब किए थे? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, यानी कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? लरकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है, यानी कि सिंधु नदी के तट पर कौन स्थित है? मोहनजोदड़ो। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, यानी कि सिंधु सभ्यता जो था जिसमें एक हिस्सा है मोहनजोदड़ो, तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा हिस्सा जो है मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी, यानी कि मोहनजोदड़ो की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो उसकी सड़कें थी, जो सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी कि इस मोहनजोदड़ो की जो जहाँ सड़कें जो थी ना, उस सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। काटती हुई नगर को वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। नगरों को वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करता था। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, यानी कि मोहनजोदड़ो में जो खुदाई हुआ तो वहां से निम्नलिखित वस्तुएं मिला है। पहला मिला सूती वस्त्र, वहीं से सूती वस्त्र मिला है। पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार जो सबसे बड़ा वही मिला है, यानी कि प्रश्न ये बनेगा सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर और घर में कुआं। घर में कुआं कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। किंतु यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है, बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला है, यानी कि वहाँ पे कब्रिस्तान नहीं मिला। जैसे कब्रिस्तान में एक मुड़ाना होता है, लेकिन कब्रिस्तान वहाँ पे नहीं मिला है, एक ही जगह पे कंकाल का ढेर मिला है। इसी वजह से मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह कंकाल क्षतिग्रस्त है, यानी कि जो कंकाल मिले हैं वो भी क्षतिग्रस्त है, जो बाह्य आक्रमण को दर्शाता है। यानी कि जो कंकाल मिला है वो क्षतिग्रस्त था, तो इसका मतलब ये होता है कि बाहरी लोग जब आक्रमण किया था तो जैसे तैसे काट कर लोगों का जगह पे कर दिया, जिससे मतलब सब क्षतिग्रस्त हो गया है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है, यानी कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो है अन्नागार मिला है, यानी कि अनाज का मतलब रखने का जगह, जो यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है, यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है, उसमें अन्नागार मतलब अन्न रखा जाता था। सर्वाधिक स्वास्तिक मुहर मोहनजोदड़ो से मिला है, यानी कि सर्वाधिक स्वास्तिक मुहर नहीं होता है, सर्वाधिक स्वास्तिक मुहर मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सेल खड़ी से हुआ है। जिसका निर्माण कहाँ से हुआ है? सेल खड़ी से हुआ है, यानी कि स्वास्तिक का जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं निर्माण कहाँ से हुआ है, तो सेल खड़ी से हुआ है। अब पढ़ते हैं सुतका गेंडोर। क्या पढ़ते हैं? सुतका गेंडोर। इसकी खुदाई R.N. स्टाइन ने किया, यानी कि सुतका गेंडोर की खुदाई किसने किया? R.N. स्टाइन ने किया। यह सबसे पश्चिमी स्थल है जो दासक नदी के किनारे है, यानी कि सुतका गेंडोर जो है वो सबसे पश्चिमी स्थल है जो दासक नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? दासक नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से बंदरगाह मिले हैं, यानी कि बंदरगाह कहाँ से मिले हैं? सुतका गेंडोर से बंदरगाह मिले हैं। अब आगे पढ़ते हैं चनहुदड़ो। इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार ने की, यानी कि चनहुदड़ो की खुदाई किसने की? गोपाल मजुमदार। कब की थे? 1931 ईस्वी में। कब किए थे? 1931 ईस्वी में।
यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये किस पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है, यानी कि यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है। यह एक ऐसा शहर है औद्योगिक शहर है, यानी कि कल कारखाने होंगे वहाँ पे। व्यापार का। हाँ, यह एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है, यानी कि यह एक मात्र पुरास्थल है, यानी कि पूरा स्थल है जहाँ वक्राकार ईंटें मिली है। कहाँ मिली है वक्राकार ईंटें? चनहुदड़ों में। चनहुदड़ों की खुदाई कब हुई थी? 1931। किसने किया? गोपाल मजुमदार ने किया। यह कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली है, यानी कि जब वहाँ भी खुदाई हुआ तो वहाँ से भी जो है निम्नलिखित वस्तुएं मिली, जो निम्न है। सौंदर्य सामग्रियाँ मिली है और मनका मिला है। मनका जो हड़िया नहीं होता, मनका, गुड़िया, सुई धागा, यानी कि सौंदर्य सामग्री समझ रहे हैं, मेकअप का सामान। और मनका हड़िया जिसको हम लोग बोलते हैं, गुड़िया, सुई धागा, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पद चिन्ह, अलंकृत ईंट मिला है। और आगे है रोपड़ के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की, यानी कि रोपड़ की खुदाई कब हुई? 1953 से किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा ने। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है, यानी कि रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। किसका आधुनिक नाम रूपनगर है? रोपड़ का आधुनिक नाम रूपनगर है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का साक्ष्य भी मिला है, और पालतू जानवरों में कुत्ता का साक्ष्य मिला है। तो मतलब रोपड़ में मानव के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते का साक्ष्य मिला है। ऐसा ही 100 नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुद्रहम में मिला था, यानी कि सेम ऐसा ही जैसे मतलब रोपड़ में जो मिला है ना, तो मतलब मानव के साथ साथ जो उसका पालतू जानवरों का मतलब साक्ष्य मिला है, उसी तरह मतलब नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुद्रहम में मिला था। अब पढ़ते हैं बनावली। अब क्या पढ़ते हैं? बनावली। तो बनावली में पढ़ते, इसकी खुदाई 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह ने किया, यानी कि बनावली की खुदाई किसने किया? रविंद्र सिंह ने कब किया? 1973 ईस्वी में। यह हरियाणा में स्थित है। बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। इसके समीप पे रंगोई नदी है। किसके समीप रंगोई नदी है? बनावली के समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। जब वहाँ खुदाई हुआ तो मालूम चला कि वहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। कहाँ नहीं व्यवस्था थी? बनावली में। जिस कारण यहाँ नाली न मिलकर घरों में ही सोखता व्यवस्था मिला है। वहाँ नाली न मिलकर, जब नली नहीं मिलेगा तो मतलब जाहिर सी बात है कि घर में ही पानी सूखेगा। घरों में यहाँ के मतलब सोखता व्यवस्था मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। कहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी? बनावली की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, अर्थात सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करता था, यानी कि स्टार शेप्ड में मतलब टेढ़ा में ऐसे रहेगा तो उस मतलब भागों में विभाजित करता था। अब आगे पढ़ते हैं कुनाल के बारे में पढ़ते हैं। यह हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है। कुनाल कहाँ स्थित है? हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है। कुनाल हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिला है। कहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिला है? कुनाल से चांदी के 2 मुकुट मिला है। और पढ़ते हैं कालीबंगा। क्या पढ़ते हैं? कालीबंगा। तो यह हरियाणा के ये तो कुनाल के बारे में हो गया कि हरियाणा के फतेहाबाद में मतलब स्थित है। अब कालीबंगा पढ़ते हैं। तो इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, यानी कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं, यानी इससे ये साबित होता है कि वहाँ खेती भी होता होगा।
यह राजस्थान के सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यानी कि यह कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान के सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। फिर से देख लीजिए, कालीबंगा जो है यह राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे, राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान के सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन स्थित है? कालीबंगा। इसकी खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई। यानी कालीबंगा का खोज किसके द्वारा की गया? अलमानंद घोष द्वारा, अलमानंद घोष। और कालीबंगा के लोग एक साथ 2 फसल उगाते थे। यानी कालीबंगा के लोग जब वहां मतलब जो खुदाई हुआ तो मतलब जोता हुआ खेत मिला, हल मिला, हवन मिला, अलंकृत ईंट मिला, तो वहाँ खेती होता होगा। तो कालीबंगा के लोग एक साथ 2 फसल उगाते थे। कालीबंगा के लोग एक साथ कितने फसल उगाते थे? 2 फसल उगाते थे। वहाँ एक ही खेत में चना और सरसों उगाने का विवरण मिला है। एक ही खेत में चना और सरसों उगाने का विवरण मिला है। एक साथ 2 फसल करते थे, तो मतलब ऐसा फसल किया जाएगा जो दोनों हो जाए। तो मतलब अभी हम लोग भी करते हैं ऐसा कि चना के साथ सरसों रोप दिया, तो मतलब चना और सरसों उगाने का विवरण मिला है। इसकी खुदाई बीके थापर द्वारा बीबी लाल ने की है। यानी कि देखिए उसका मतलब कालीबंगा खुदाई किसने किया? अलमानंद घोष द्वारा की गई। और जहाँ जो खेती का मतलब से मिला विवरण मिला, तो इसकी खुदाई बीके थापर द्वारा तथा बीबी लाल ने की थी। अब आगे पढ़ते हैं। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? कालीबंगा। और इसकी खुदाई सर्वप्रथम जेपी जोशी ने किया। इसकी खुदाई सबसे पहले किसने किया? जेपी जोशी ने 1967 ईस्वी में किया। एवं पुनः इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1990-91 में किया गया। यानी कि पुनः इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1990-91 में किया गया। यह गुजरात तथा पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। मतलब एकमात्र स्थान से मतलब सिंधु सभ्यता का जो मतलब पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान दोनों जगह फैला हुआ है, वो क्या है? कालीबंगा। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी था, जो हरियाणा में है। यानी कि भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल मतलब कालीबंगा का राखीगढ़ी था, जो कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। अब पढ़ते हैं सुरकोटदा। क्या पढ़ते हैं? सुरकोटदा। तो सुरकोटदा यह गुजरात में स्थित है। यानी कि सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया। यानी कि सुरकोटदा का खुदाई किसने करवाया? जगपति जोशी ने करवाया। यहाँ से कलश, समाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। मतलब कहाँ से कलश, समाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है? मतलब कहाँ से कलश, समाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है? सुरकोटदा से। सुरकोटदा से मतलब सुरकोटदा से कलश, समाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। यहाँ छोटे बंदरगाह भी मिले हैं। यानी कि सुरकोटदा में छोटे बंदरगाह भी मिले हैं। अब लोथल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद में किया। यानी कि लोथल की खुदाई किसने किया? रंगनाथ राव ने भोगवा नदी का नाम क्या है? भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया। और यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यह किसका बंदरगाह स्थल है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। कहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है? लोथल से। गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला कहाँ से? लोथल से। यह फारस की मुहर, यहाँ फारस की मुहर भी मिली है। यानी कि कहाँ फारस की मुहर मिली है? लोथल में। और जो विदेशी व्यापार का संकेत है। जब फारस का मुहर मिलेगा तो कोई विदेशी व्यापार आया होगा, छूट गया होगा। जब मालूम चला तो इससे क्या साबित ये होगा, अनुमान लगाया गया कि मतलब यहाँ विदेशी का व्यापार भी होता होगा। यहाँ से माप तौल के सामान भी मिले हैं। जब व्यापार आएगा तो माप तौल का सामान लाएगा, जाहिर सी बात है। तो कहाँ इसे हो रहा था? लोथल में मतलब मिला है। यहाँ से दिशा मापक यंत्र मिला है। यानी कि पहले तो क्या उसको जो बोलते हैं, जो मतलब मालूम कर लेता है किस दिशा में चल रहे हैं, कंपास। पहले कंपास नहीं था। तो पहले जो था यानी कि दिशा मापक एक यंत्र होता था, मतलब गोल होता था और वही दिशा द्वारा बता देता था।
तो यहाँ से दिशा मापक यंत्र मिला है, यानी कि जब विदेशी आते होंगे तो उसी के द्वारा आता होगा, तो छूट गया होगा, मिला है। और यह एक औद्योगिक शहर है। जाहिर सी बात है, जब विदेशी मतलब व्यापार होगा तो औद्योगिक शहर होगा, तभी व्यापार होता होगा। इस शहर में घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे, यानी कि लोथल में जो है मतलब घर के दरवाजे जो हैं उस सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ से युगल समाधान यानी कि जोड़े में लाश, युगल समाधान मतलब होता है जोड़े में लाश के साक्ष्य मिले हैं, जिसे सती प्रथा का आभास मिलता है। यानी कि सती प्रथा जो था ना कि मतलब पति अगर मरे तो साथ में पत्नी को मतलब भी उसको मतलब उसका भी कर दिया जाता था। तो वो भी वहाँ के मतलब युगल समाधान मिला, जिससे यह साबित होता था कि वहाँ सती प्रथा का आभास होगा। और आगे है रंगपुर। आगे क्या है? रंगपुर। यह गुजरात में स्थित है। रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। रंगपुर गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। यानी कि कहाँ से धान की भूसी मिली है? रंगपुर से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं के बारे में जानते हैं कि सिंधु सभ्यता की क्या क्या विशेषता है। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता उसे कहते हैं जो शहर जैसा हो, उसे कहते हैं नगरीय सभ्यता। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है तथा यह पूरब से पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। यानी कि जो सिंधु सभ्यता का सड़क जो था ना वो पूरब से पश्चिम की दिशा में थी, जिससे जब हवा चलता था तो सड़क अपने आप साफ हो जाता था। जिससे मतलब साफ करने की जरूरत नहीं होता था, स्वतः साफ हो जाता था। और नगर नियोजन तथा जल निकास इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। यानी कि नगर नियोजन और जल निकास इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। यानी कि नगर निगम जो मतलब नगरीय ढंग से शहरों का बसाना और जल का निकासी अच्छे ढंग से करना, ये जो है सिंधु सभ्यता का क्या है? विशेषता है। इसकी नालियां ढकी हुई थी और तथा सड़क सीधी थी। यानी कि वहाँ सिंधु सभ्यता की नालियां जो थी ढकी हुई थी और तथा सड़क जो थी वो सीधी थी। और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। सिंधु सभ्यता का अर्थव्यवस्था का सबसे मुख्य आधार जो था वो कृषि था। इसका व्यापार विदेशों से होता था। इसका व्यापार जो है विदेशों से भी होता था। इनकी भाषा भाव चित्रात्मक है। इनकी भाषा जो था वो भाव चित्रात्मक, भाव के द्वारा समझा जाता था क्या बोल रहा है बंदा। अब इनकी समाज मात्र सत्तात्मक थी। यानी कि इसका समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था, यानी कि माता को वैल्यू दिया जाता था वहाँ पे। और इनकी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। यानी कि दाएं से उर्दू की तरह, उसका जो लिपि था वो दाएं से बाएं की ओर, जैसे उर्दू लिखा जाता है ना उसी की तरह लिखा जाता था उसका लिपि। ये सब जो है सिंधु की सभ्यता है। सिंधु मतलब सिंधु सभ्यता की सभी विशेषताएं सब है। और हड़प्पा लिपि के प्रमाण में सबसे ज्यादा चित्र यू आकार तथा मछली का चित्र देखने को मिलता है। मतलब यू आकार मतलब वहाँ का जो और मछली के आकार का चित्र देखने को मिलता है हड़प्पा लिपि में। इनके मुहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवरों का चित्र मिलता है। इनके मुहर जो था ना वहाँ के जो मुहर सिंधु सभ्यता के, तो उसके मुहर पर सबसे ज्यादा एक सींग वाले जानवरों का चित्र मिलता था। इनके मुहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है। उनके मुहरों पर गाय तथा सिंह जो होता है ना शेर, उसका मतलब चित्र नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के मुहरों में सेल खड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। यानी हड़प्पा सभ्यता में मुहरों में सेल खड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। जबकि अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा इत्यादि से परिचित थे। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन अन्य धातुओं से वो परिचित थे। यहाँ माप तोल के लिए न्यूनतम बाट 16 केजी का था। यानी कि वहाँ जो माप तोल का न्यूनतम बाट था, यानी कि 16 केजी से कम की नहीं था, सबसे कम 16 केजी का था। जो दशमलव प्रणाली के सूचक, यानी कि जो सबसे कम था ना, ये दशमलव प्रणाली का सूचक था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से ही परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। यानी कि सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में किस रंग का प्रयोग होता था? लाल रंग का प्रयोग
उपयोग होता था। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, यानी कि सिंधुवासी जो वहां के रहने वाले थे वो कपास उत्पादक में पूरे विश्व में प्रथम थे। उस समय प्रथम उत्पादक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। यानी कि मुख्य व्यवसाय जो है वो व्यापार था। लेकिन जो यहाँ एक और मतलब टॉपिक दिया है कि वहाँ जो है कि मतलब अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार जो था वो कृषि था। लेकिन ये जो है क्या बोलते हैं, उनका मुख्य व्यवसाय यानी कि मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था, और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार वो कृषि था और मुख्य व्यवसाय व्यापार है। एकदम कंफ्यूजन वाला टॉपिक था। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपर और पासा खेलते थे, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो मनोरंजन के लिए वो चौपर और पासा खेलते थे। क्या क्या खेलते थे? चौपर और पासा खेलते थे। सबसे प्रिय देवता जो था सिंधु सभ्यता का वो है शिव। शिव जी है सबसे प्रिय देवता सिंधु सभ्यता का। और इनका पसंदीदा वृक्ष जो है वो है पीपल। सिंधु सभ्यता का पसंदीदा वृक्ष क्या है? पीपल। इनका पसंदीदा जानवर जो है सांड तथा वृषभ, जिसका बसहा बैल जो नहीं होता है जो पहले गांव में आता था मांगने के लिए, उससे मतलब साधु लोग, तो इसका पसंदीदा जानवर तो सांड तथा वृषभ। और इनका पसंदीदा जो पक्षी है वो है बत्तख। किसका पसंदीदा पक्षी बत्तख है? सिंधु सभ्यता का। इनका आदरणीय नदी जो है वो सिंधु नदी। इनका आदरणीय नदी कौन है? सिंधु नदी। और सिंधु सभ्यता के पतन का आखिर क्या कारण था कि इतना बड़ा नगरीय व्यवस्था पे पतन हो गया, क्योंकि सब कुछ था। तो पतन के कारण जो देख लीजिए कि सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पतन के कारण क्या माना जाता है? बाढ़ को माना जाता है। वर्तमान में हुए उत्खनन में IIT खड़गपुर को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमाण मिला है, जिस आधार पर कहा जा रहा है कि इसके पतन का महत्वपूर्ण कारण जलवायु परिवर्तन है। यानी कि IIT खड़गपुर है ना, वो जब खुदाई किया तो वहां से कुछ साक्ष्य मिला, तो उन लोगों का कहना है कि इसका मतलब पतन का मुख्य कारण जलवायु भी हो सकता है। अब है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस दजला फरात नदियों के मध्य में हुआ है। यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व का सभ्यता था। तो इसका विकास कहाँ हुआ था? इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदियों के बीच में हुआ था, जिसका अब नाम हो गया दजला फरात। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। कहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी? मेसोपोटामिया के। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। यानी कि मेसोपोटामिया का भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। इस समय के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। यानी कि किस समय के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था? मेसोपोटामिया के समय मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। तो आप लोगों को उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल से टॉपिक का स्टार्ट होगा ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को ध्यान से देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।